अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया कियानी अपने प्रोग्राम रोशन सितारे के साथ। आज जिस रोशन सितारे से मैं आपको मुतारिफ करवाने जा रही हूं वो है रोहीना फारूक। आइए रोहीना से जानते हैं इस प्रोफेशन से पहले स्कूलिंग उन्होंने कैसे की। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रोहीना है और आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि भई स्टडीज़ का कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे फ़ादर जज थे और उनके डिफरेंट केपीकेज़ के एरियाज़ में पोस्टिंग्स होती थी। तो स्कूलिंग का ये तो नहीं स्पेसिफ़िकली मैं बताऊँगी कि फ़लाने-फ़लाने, तो हर जगह जहाँ-जहाँ पोस्टिंग होती थी वहीं-वहीं स्कूलिंग हुई है हमारी। तो फ़ादर की डेथ के बाद जब मेरी हायर एजुकेशन मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से ली और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, क्योंकि जजेस और लॉ हमारा एक तरह से फैमिली प्रोफेशन है। मेरे दादा भी जज थे, मेरे फ़ादर, मेरे भाई, अभी आगे भी इंशाल्लाह होंगे, छोटे भाई भी कर रहे हैं। तो फैमिली की तरफ से, क्योंकि हम लोग केपीके पठान फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो अच्छा नहीं समझते कि वो आप अदालत में जाके मर्दों के साथ इंटरैक्ट करें या कुछ। लेकिन ये कि बिहाइंड द माइंड मुझे भी कॉस्मेटोलॉजी अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसी चीज़ को आगे लेके चला जाए। यानी कि कॉस्मेटोलॉजी में आपने जंप किया। क्योंकि इस्लामिक ऑलरेडी मुझे शौक शौक था था। इस चीज़ का, तो फिर मैंने कहा कि इसको प्रॉपर एक पढ़ के उसको उसका भी नॉलेज लेके फिर बंदा स्टार्ट करता है ना हर चीज़ को, तो फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। कॉस्मेटोलॉजी में आपने कौन-कौन से इदारों को ज्वाइन किया? कहाँ से आपने अपनी ना कॉस्मेटोलॉजी की एजुकेशन हासिल की? अब ज़ाहिर है फिर पठान फैमिली से थी, शादी हो गई, शादी के बाद कुछ अर्सा मतलब बच्चे-वच्चे पैदा किए, उसके बाद जी बच्चों के बाद फिर मुझे थोड़ा-सा हुआ कि घर में बंदा बैठ के क्या करे? तो मैं सोचने लगी कि कॉस्मेटोलॉजी ही एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें आप चार दीवारी में रिस्पेक्टेबल तरीके से अपना शौक लेके चलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब मैं लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म करती थी, उनकी ब्यूटी को एनहांस करती। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो हम लोग यूएसए में थे, वहाँ पे छोटे-छोटे होते हैं डिप्लोमास वग़ैरह। तो मैंने यूएसए से 2-3 डिप्लोमास किए और उनका मेकअप स्टाइल वग़ैरह एनहांस किया कि भई वो वहाँ पे क्या डिफ़रेंस है। जब हम लोग पाकिस्तान वापस आए, तो यहाँ पे भी मैंने इंस्टीट्यूट जॉइन किया जो वेल नोन है पाकिस्तान में, डेप्लेक्स। मैंने डेप्लेक्स से डिप्लोमा किया, उनका 8 मंथ का कोर्स था। तो उससे मैंने किया और उसमें मैंने स्किन, उसमें मैंने हेयर और मेकअप, ये तीनों चीज़ें इनको मैंने कवर की, और थ्रू आउट द कोर्स मुसर्रत मिस्बा हमें देखती थीं, आती थीं, हमें बताती थीं, टीचर्स थे हमारे बहुत अच्छे-अच्छे। हुँ। तो मतलब थ्रू आउट मेरा तीनों फ़ील्ड में जो था ना मुझे डिस्टिंक्शंस थी। तो उसके बाद जब मुझे, क्योंकि ऑलरेडी 15-18 ईयर से मैं प्रैक्टिस में थी, मैं कर रही थी ऑन एंड अच्छा, ऑफ, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन ऑफ़िशियली मैंने उस वक़्त तक नहीं खुद को लॉन्च किया जब तक कि मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो गया कि मैं अब कहीं पे कोई गलती नहीं होगी मुझसे। नहीं होगी। क्योंकि हर चीज़ की टेक्निक्स होती हैं, जैसे हेयर डाइंग की टेक्निक्स होती है, मेकअप की भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, और बड़ा वास्ट चीज़ें, मतलब अभी भी मैं सीख रही होती हूँ, क्योंकि बिल्कुल हर ऐसे ही है। चीज़ में नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, मेकअप स्टाइल डिफरेंट होते हैं। तो फिर जब मैंने ये सारी चीज़ें कर ली और मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं एज़ ए प्रोफ़ेशन इसको लेके जा सकती हूँ और क्लाइंट की मैं बर्बादी नहीं करूँगी। ये तो क्योंकि ये आपकी स्किन, आपके बाल बड़ी मेहनत की मेहनत चीज़ बिल्कुल होती है, ऐसे और ही है। ये एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना तो फिर इंसान की उसको रिकवर करने में करना बहुत टाइम बहुत लगता टाइम लग जाता है। है। जी। रोहीना, आपने बताया आपने हेयर्स, ब्यूटी और मेकअप में वर्किंग की, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मज़ा किसमें आया काम करते हुए? मज़ा मुझे आता है सबसे ज़्यादा, जो मैं एन्जॉय करती हूँ ना, वो मैं मेकअप को एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि आप मेकअप से एक बंदे को क्या से क्या बना क्या दें। बना देते हैं? ब्यूटी एनहांस तो करनी। ये होती है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, उसको पता होता है कि इस फेस में कौन-सा फीचर है, उसको मैंने दबाना है और किस चीज़ को एनहांस करना है। एनहांस करनी। तो मोस्टली जो चीज़ मैंने अपने इसमें एक्सपीरियंस की है कि इंसान और लेडीज़ की जो आइज़ होती हैं ना, अगर आप इनको एनहांस करते हैं तो बाकी चीज़ों को, आप जो भी फ्लॉज़ होते हैं उनको दबा सकते हैं मेकअप के थ्रू। तो मैं सबसे ज़्यादा जो एन्जॉय करती हूँ ना, वो मैं मेकअप को एन्जॉय मेकअप को करती हूँ। एन्जॉय हाँ, करते हैं। हाँ। और हेयर्स का कितने मसले-मसाइल आपको पता होंगे कि हो जाते हैं लेडीज़ के साथ ना, तो हुँ। कोई लेडी ऐसे आए कि उसके बाल बहुत रफ़ हुए में हैं, कुछ इस तरह से, तो आप उस पे कितना वो करती हैं वर्किंग का? किस उस पे भी कुछ मज़ा आता है या फिर मैं हेयर के काम को भी एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे मोस्टली लोग ऐसे मिले हैं ना कि जिन्हों के बाल बिल्कुल जले हुए,
मतलब ब्लीच करवा करवा के लोगों ने, मतलब है काफ़ी, मतलब पढ़े लिखे लोग भी हैं अभी इस फील्ड में, बिल्कुल लेकिन मोस्टली जो लोग हैं ना वो ये बिल्कुल भी इस चीज़ को वो नहीं करते हैं कि भाई किस लेवल पे ब्लीच कट डाउन करना चाहिए, किस लेवल तक लेके जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को ना एक ब्लाइंड स्पॉट में रखते हैं, उसको ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देते हैं। जो मेरा वर्किंग स्टाइल है वो क्या होता है कि मैं पहले उनके बालों का टेक्सचर देखती हूँ, बालों की क्वालिटी देखती हूँ, उसके बाद मैं उनको बताती हूँ कि भई मेरे हिसाब से प्रोफ़ेशनली जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी इस लेवल तक जाएँ, और ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये डाई आपको नहीं सूट नहीं करता, सूट ये करता। कलर नहीं सूट। अगर उसके बाद भी अगर क्लाइंट हमें फ़ोर्स करे तो देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है, नहीं है बिल्कुल, वो बिल्कुल मेरी ऐसे। नहीं। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि कॉस्मेटोलॉजी अपने काम की वजह से कि उनका काम बढ़े, वो ये चीज़ नहीं देखती कि किसी के हेयर्स डैमेज हो रहे हैं या स्किन डैमेज हो रही है। इस चीज़ का कई आजकल लोग ख़्याल नहीं हुँ। रखते। यूएस से डिप्लोमा लिया हुआ है, तो उसके लिहाज से पाकिस्तान का मेकअप जो है और यूएस का मेकअप, उसमें काफ़ी फ़र्क है। उस लिहाज से आप क्या बात अब करना देखिए, चाहेंगे? बाय स्किन का फॉरेनर्स जो होते हैं ना, जी, जी, उनकी स्किन होती है फेयर होती है, ठीक है? बिल्कुल और ऐसे। वो हमारी एशियन स्किन को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जो आप हमारे फेस पे बेस लगाएँगे, वो अपनी स्किन से टू टोन डार्क डार्क लगवाते हैं। लगाते हैं। क्योंकि उनको वो व्हाइटिश-व्हाइटिश नहीं, क्योंकि कहते हैं जब आपकी स्किन डार्क होती है, आपके फीचर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और ये कैमरा लाइट्स और मीडिया-शीडिया में आपकी स्किन जब डार्क होती है, आपके ज़्यादा फीचर्स पॉप अप करते हैं। तो वो लोग अपनी स्किन से डार्क टोन्स रखते हैं, उनके बाल ऑलरेडी बड़े लाइट होते हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि उनको भी थोड़ा-सा डार्कर टोन में लेके जाएँ। वहाँ पे लोग बड़ा सटल लाइट-लाइट मेकअप पसंद करते हैं, डूई-डूई सा। यहाँ पे बहुत केकी फेस, अभी तक मैं इस चीज़ पे फाइट कर रही हूँ कि मुझे जब क्लाइंट आता है तो मुझे कहते हैं कि हमें सफ़ेद होना है। सफ़ेद इज़ नहीं, नॉट इश्यू कि हम आपके मुँह पे थोप-थाप के कुछ भी भेज देंगे। भेज दें, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो मुझे खुद इनर, मैं उससे सैटिस्फाई नहीं होती हूँ, ना ही मैं उस चीज़ को एन्जॉय कर रही होती हूँ। मेरा ये होता है कि उसकी बंदी के फेस भी प्यारा लगे, उसका मेकअप भी सेटल्ड हो और वो अच्छी लगे, यंग लगे, अपनी एज से यंग एज लगे। से हाँ, मैंने बहुत सी मतलब एजेड लेडीज़ के साथ काम किया है, वो अपनी एज से 10 टू 15 इयर्स छोटी लगती हैं। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि आपने मुझ पे ट्रस्ट करना है, मैं आपकी स्किन के हिसाब से बेस लगाऊँगी, मुझे प्लीज़ ये ना कहिएगा कि सफ़ेद होना है। फ्री आपने, हैंड हाँ, आप कहें कि मुझे प्यारा होना है, प्यारा होना है, तो बिल्कुल ऐसे व्हाइट ही। होना इज़ नॉट अ ब्यूटी, प्यारा आपने उनके फीचर्स को एनहांस एनहांस करना करना है। होता है। जी। लेकिन पाकिस्तान में आपको ये चीज़ फेस हाँ, मुझे करनी अभी पड़ती तक करनी पड़ रही है, क्योंकि मोस्टली अब मतलब मैं तो हैरान होती हूँ कि यंग गर्ल्स जो आती हैं वो भी देखती हैं कि भई सफ़ेद होना, भई सफ़ेद इज़ नॉट अ ब्यूटी, पता नहीं क्यों हमें सफ़ेद होने का बहुत ज़्यादा शौक है। शौक है। आपकी स्किन टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़िंग मॉइस्ट होनी चाहिए, जी, स्किन अच्छी होनी चाहिए। सफ़ेदी, कालापन, वो बल्कि मुझे तो गंदमी कलर ज़्यादा प्यारा लगता है, उसमें मेकअप करना ज़्यादा प्यारा लगता है। वो खूबसूरत भी लगती हैं लड़कियाँ। लेकिन बस यहाँ पे ये मुझे हो रहा है इश्यू। फिर ये होता है कि जिसको अब जैसे ऐज वाइज़ मैं कहती हूँ कि मेकअप, जो छोटी यंग लड़कियाँ हैं तो आप उनको जस्ट आईलैश लगा दो, लाइनर ना लगाओ ना लगाओ। और थोड़ा-सा शिमर-शिमर लगा के तो वो प्यारी लगती हैं। प्यारी लगती लेकिन है, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने प्रॉपर थिक-थिक मेकअप भी मेकअप आँखों का करवाना है, हेवी कराना है, वो अपनी एज से बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। लगती हैं, बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। तो ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि यहाँ पर आपको यानी कि ये प्रॉब्लम फेस करना करना पड़ रहा है। जी, पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ बिल्कुल, रहा है। तो वहाँ जो है आपको यूएस में ये चीज़ नहीं वहाँ पे उनको पता होता है कि जो बंदी हमें हैंडल कर रही है, क्योंकि वहाँ के लॉज़ बहुत स्ट्रिक्ट है बहुत ना, कि स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने किसी बंदी का बेड़ा गर्क किया, तो आपको वो सू कर देते हैं, बहुत हेवी अमाउंट के साथ वो आपको सू केस करते हैं। तो वहाँ पे हम चांस पे काम नहीं करते नहीं ना। करते। वहाँ पे आपको वो अलाउ ही तब करते हैं जब आप कहीं से सर्टिफ़ाइड हैं, कहीं पे आपके जॉब एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई डिग्री है, तब ही वो आपको बिज़नेस हैंड ओवर करते हैं कि ये आप करें। यहाँ पे तो हर जगह, हर गली मोहल्ले में हर एक ने सैलून खोले हुए खोला हैं, हुआ है, बिल्कुल तो वो सही। चीज़ नहीं होती है। और सेकंडली, अब जैसे मैं अपने काम के, मुझे पसंद है, मेरे पास बड़े पॉलिश्ड लोग आते हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर्स हैं। थोड़ा क्लाइंटल है मेरे पास, लेकिन मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, वो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मैं उनसे हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे बताते हैं कि भई ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करती हूँ। मतलब मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं एज़ अ डॉक्टर
उनको ट्रीट कर रही हूँ, क्योंकि हम भी डर्मेटोलॉजिस्ट तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे लेकिन हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। हमें पता है कि क्या कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक्स उनकी स्किन टाइप पे सूट करता है और कितना कौन सा डाई उनके बालों के लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि बल्कि ज़्यादातर प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिसमें मर्दों के साथ डीलिंग होती है, लेकिन जो आपने प्रोफेशन अपनाया है इसमें हमारा इतना ज़्यादा मर्दों से ना वास्ता नहीं पड़ता। इस मतलब आप क्या कहना चाहेंगी और आने वाली बच्चियों को क्या आप गाइड करेंगी? हाँ जी, मेरा बेसिकली मैंने ये प्रोफ़ेशन ही इसीलिए चूज़ किया था कि मुझे मर्दों से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तो उसको एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग इस प्रोफ़ेशन को ना थोड़ा-सा नेगेटिव लेते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है, और पाकिस्तान में मैंने देखे कि बहुत ही नेगेटिव बैड ले रहे हैं। इंप्रेशन है एज़ ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट काम करना और उस चीज़ को लेके जाना। तो है टफ़ है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप मार्केट में आते हैं, थोड़ा-सा आपको अपनी मार्केटिंग के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। तो अब जैसे मैंने अपनी मार्केटिंग वाली बंदी रखी हुई है, वो लड़कियाँ भी हैं जो काम कर रही होती हैं, न्यू ट्रेनीज़ होती हैं जो पास आउट होती हैं। तो मैंने मार्केटिंग के लिए भी लड़की रखी हुई है। और उसके अलावा जो है मैं इधर ही बैठी रहती हूँ, लोगों को पता लगता है कि भई ये एक है सेटअप, तो वो खुद ही लेके आते हैं, चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बात सिर्फ़ ये होती है कि आप खुद किस लेवल तक किसी को इजाज़त देते हैं कि वो आपके साथ डायरेक्ट हो। आप अगर किसी को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो ज़्यादा फ्री ना हो आपके साथ और एक लिमिट तक अगले को रखेंगे, तो मर्द औरत की बात नहीं होती है। इसमें भी हमें इंटरैक्ट करना पड़ता है। फ़ोटोग्राफ़र्स हमारे मैन हैं, उनसे हमें इंटरैक्ट करना पड़ता है। ड्रेस डिज़ाइनर ज़्यादातर मर्द मर्द हज़रात हैं, हज़रात हैं। उनके साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। सिर्फ़ उनकी एक लिमिट लाइन को ड्रॉ करना पड़ता है कि भई इससे आगे हम प्रोफ़ेशनल गुफ्तगू रखें, प्रोफ़ेशनल बातचीत रखें, उससे उसको उसके आगे क्रॉस ना करें। ना करें। और एज़ ए वाइफ़ और एज़ ए मदर मैंने तो इसको बहुत एन्जॉय इस तरह से करती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को भी टाइम दे रही होती हूँ। मुझे ज़्यादा ईज़ी इसलिए लगता है क्योंकि मैं क्लाइंट ऐसे वॉक इन नहीं लेती हूँ। मेरे अपॉइंटमेंट बेस्ड काम होते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, उसने अपॉइंटमेंट, उसको पता है कि आज के दिन उसने इतने-इतने पेशेंट्स को देखना है। तो मैंने थोड़ा-सा खुद को एक्सक्लूसिव रखा हुआ है इस चीज़ में, क्योंकि मैं वॉक इन क्लाइंट नहीं लेती हूँ। मैं जिसको भी लेती हूँ मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके टाइम उनका सेट करती हूँ। मैक्सिमम एक टाइम पे मैं 3 क्लाइंट लेती हूँ और उन्हीं को एंटरटेन करती हूँ, क्योंकि एक क्लाइंट की इनर सैटिस्फैक्शन भी होती है और मेरी अपनी भी सैटिस्फैक्शन है कि भई मैंने अपने क्लाइंट क्लाइंट को सैटिस्फाई का किया बेड़ा गर्क मतलब नहीं नहीं किया, कर ना उसकी स्किन का, ना उसकी बालों का, बालों क्योंकि का। मैं साथ-साथ स्टाफ रखा हुआ है, लेकिन मैं खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहती हूँ रहती कि हूँ, इन्वॉल्व रहना चाहिए। चाहिए, क्लाइंट अगर इतना अपनी अमाउंट लाके हमें दे रहा है, हम पे ट्रस्ट कर रहा है, तो उस ट्रस्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए। रखना चाहिए। जी। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप होगा तो वो फिर दोबारा तो मेरे बार-बार अभी आपके तक पास आएगा। माशाल्लाह थोड़े क्लाइंट्स हैं, क्योंकि इतना तो अरसा हुआ नहीं है, 2 ढाई साल से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन जो-जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो डे 1 से हैं और अभी तक आ रहे हैं। इस तरह नहीं हुआ कि मैंने उनको लूज़ कर लिया, वो आते ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट है। मैं ओन ओन करती हूँ इस चीज़ को, तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि भई मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही। मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं उस चीज़ को एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि हर बंदा अर्निंग के लिए ही करता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। उस चीज़ को भी एन्जॉय करके करें, दिल से करें, खुशी से करें, तो क्लाइंट भी खुश होता है, काम करने वाला भी खुश होता है, करवा के जाने वाला भी भी खुश खुश होता है। होता है। जी। न्यू जो आ रही हैं इस फील्ड में कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो बनना चाह रही हैं, उन लड़कियों के लिए आप क्या सजेशन देंगी हाँ, कि आना चाहिए, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है और आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का टाइम है। आपने देखा होगा कितने ब्लॉगर्स हैं, बंदियाँ जो कि मेकअप के ट्यूटोरियल्स वगैरह दे रही दे होती रही हैं। होती हैं? लेकिन उनमें भी मतलब वो प्रोफ़ेशनली वो कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने भी यूट्यूब से देखा, कर लिया, तो सीखना चाहिए। और मेरे हिसाब से फॉर गर्ल्स और फॉर लेडी बहुत ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। शादियाँ होती हैं, ना भी हो, अपने आप को ग्रूम रखना, अपने आप को हाइजीन रखना, ये सारी उसी के अंदर, उसी सर्कल के अंदर ही आती हैं। अगर आप खुद प्रेज़ेंटेबल होंगे, खुद अपने आप को अच्छा कैरी करेंगे, तो अगला देखने वाला कहेगा ना कि भई ये कैसे इसने अपने आप को ग्रूम किया हुआ है, ग्रूम कैसे किया ये हुआ है, प्यारी बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो सीखना चाहिए, मैं तो कहती हूँ मस्ट है, लड़कियों को ये सीखना चाहिए। और ये नहीं है कि शादी के बाद आपने बस ठीक है, एक मकसद हो गया, शादी होगी, खुद को रोल दो, मार दो, जूड़ा बना लो, गुलोड़े बना के फिरते रहो, कपड़े-फट्टे नहीं, आप
आपकी आगे मैरिटल लाइफ भी अच्छी रहती अच्छी है। रहती है, बिल्कुल आप ऐसे अपने ही। आप को पॉलिश रखते हैं, आप अपने आप को साफ-सुथरा रखते हैं, तो आपके अपने अंदर एक बॉडी में कॉन्फिडेंस रहता है और आप अपने हस्बैंड भी आपसे खुश रहते खुश हैं रहते हैं, बिल्कुल। और बच्चे भी बड़े हाँ, आइडियलाइज़ करते हैं। आप द नोट करेंगे मैं अगर स्कूल में भी जाती हूँ ना, तो बाकी बच्चे मेरे पास आ रहे होते हैं, ये मेरे बच्चों का नाम लेके उनकी मामा है, मामा आई उनकी फिर हैं। उनकी अपनी मदर्स को लेके आते हैं। वो बच्चे बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं, जितनी साफ-सुथरी मदर और टीचर्स जो जितनी प्यारी होती हैं, तो बच्चे उनके साथ बच्चे ज़्यादा उनके साथ अटैच हो ज़्यादा रहे हैं। अटैच होते तो ये हैं, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है फॉर मदर, फॉर सिंगल गर्ल्स के लिए भी और कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग सबके लिए कि ये जब सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ग्रूमिंग ज़रूरी तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए और सेल्फ ग्रूमिंग में मेकअप भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्ट कि है। उसमें आपको पता है कि आपने बात कैसे करनी है, खुद को कैरी कैसे करना है, बैठना है, मेकअप लगा आप हॉलनक सा मेकअप लगा दें और आपने लाख 1.5 लाख का कपड़े पहने हुए तो उसकी सारी वैल्यू निकल जाती निकल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ रोहिना, इस प्रोफ़ेशन से आप रिलेटेड कुछ शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ करवा रही हैं न्यू आने वाली लड़कियों को? जी लास्ट समर में मैंने स्टार्ट करवाए थे मतलब 2 से 3 लड़कियां थीं आई थी और 2-3 लड़कियों ने सीखा भी था मुझसे। दूसरा ये कि आई तो बहुत ज़्यादा थी, 6-7 थी, बाज़ लड़कियाँ कह रही थी कि आप ऑनलाइन कोर्सेज़ सिखा दें या कुछ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा देखना होता है। इस बिज़नेस को भी मैं रन करती हूँ, फिर इससे रिलेटेड कोई भी नई चीज़ आ रही होती है तो उसके लिए भी यहाँ-वहाँ हम लोगों को रन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ था लेकिन ये फ़िज़िकली मैंने उनको कहा था कि प्रेज़ेंस होनी ज़रूरी है। देखिए ऑनलाइन आप किसी को कितना बता गाइड सकते कर हैं, सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मैं कहती हूँ ये प्रोफ़ेशन ऐसा है इसमें फ़िज़िकली होना बहुत इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। होता है क्योंकि आपको स्किन टाइप का पता होता है, आपको हेयर टाइप का बताना होता है और आपको वो चीज़ अप्लाई करके बताना होता है कि ये जब गलत एप्लीकेशन होती है तो क्या रिज़ल्ट्स आएँगे। रिज़ल्ट्स आएँगे, बिल्कुल। तो मैं कोर्सेज़ करवाती हूँ, जुलाई में मैं स्टार्ट करती हूँ, जुलाई हम लोग सारे सैलून्स और ये जितने भी होते हैं इनका थोड़ा स्लो जाता है। तो मैं जुलाई और जून का जून महीना जुलाई में रखती हूँ ना, अपना मिड सेट ऑफ जून से स्टार्ट करती हूँ, मिड ऑफ जुलाई यही 1 मंथ का मैंने कोर्स डिप्लोमाज़ वग़ैरह होते हैं वो मैं कोर्सेज़ देती हूँ। बाज़ दफ़ा लड़कियों को चाहती हैं कराना लेकिन वो दूर होने की वज़ह से नहीं आती हैं और बस फिर वो पाँच दफ़ा ये भी होता है कि वो ऊँची दुकान का भी सिलसिला होता है कि वो ये नहीं देखते कि इस बंदे के अंदर क्या नॉलेज है, नॉलेज है। इसने कितना हमें नॉलेज देना है क्योंकि जो बड़ी दुकान वाले होते हैं लोग हैं बहुत सारे जो कोर्सेज़ करवा रहे हैं, 1.5-1.5, 2-2, 3-3 लाख पे भी करवाते हैं, सिर्फ़ एक मीडिया को लेके जा रहे होते हैं। उनसे वो लोग सीख लेते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगी, पैसे भी दे देंगी। लेकिन मैं जो सब कुछ सिखाना चाह रही हूँ और जो मुझे दिल में होता है कि होता मैं है कि ये आप अपना जो मेरा है लर्निंग वो मैं आगे भी ट्रांसफ़र करूँ। ट्रांसफ़र करें। तो वो नहीं होता तो लेकिन थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है ना 2 एंड हाफ इयर्स ही हुए हैं। अभी मार्केट में इतना हाई उस पे भी नहीं गई हूँ एंड पे। तो जैसे-जैसे आप ब्रांड बनते हैं तो लोग आपकी मिन्नतें करके भी आपसे सीखने के लिए सीखने आ के लिए आ जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। लेकिन आप समझ रही हैं कि ये प्रॉब्लम मतलब मेरा अभी दिल करता है अब जैसे ये आप लोग गोल्ड पैशन वाले आए हैं और मैंने कुछ वीडियोज़ इनके साथ अब आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी रिकॉर्ड। तो मेरा यही दिल है कि मतलब इनके थ्रू अगर कोई हमारे व्यूअर्स को किसी किस्म का कोई नॉलेज चाहिए या कोर्सेज़ करने चाहिए, तो वो इन्हीं गोल्ड पैशन चैनल वालों से कॉन्टैक्ट करें तो फिर हम फर्दर कोई प्लान बना लेंगे कि कौन से मंथ में हमें पता लगे ना कि 2-4 लोग हैं जिनको सिखाना करना है, तो हम फर्दर फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे। रोहिना, डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करती हैं या नहीं? नहीं, क्वालिटी पे बिल्कुल मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हालाँकि रेट्स मेरे बाकी सैलून्स वाले, स्टूडियोज़ वाले नहीं हैं। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। जब आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो आपके अपने प्रोफ़ेशन के साथ ऑनेस्टी वो हो जाती है, खत्म। चैलेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल कभी भी किसी भी बंदे की और क्वालिटी के ऊपर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मेरा जो वर्किंग स्टाइल है वो ये होता है कि मुझे एक चीज़ को पिक करने में समटाइम्स 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। एक चीज़ है जो मार्केट में न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, इम्पोर्टेड है या लोकल है, उनके ऊपर मैं पहले पूरी स्टडीज़ करती हूँ। ये मेरा स्टाफ भी कहता है कि बाजी आप बहुत टाइम लेती हैं एक चीज़ को डिसाइड करने में। जब तक मैं प्रॉपर उसके ऊपर स्टडीज़ नहीं करती, उसके इंग्रीडिएंट्स को स्टडी नहीं करती हूँ और ये बालों के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे,
मैं उस चीज़ को नहीं यूज़ करती। इसी तरह अब जैसे 2 साल से अब जाके मैंने जो अपना डाई का ब्रांड है ना वो फाइनलाइज़ किया है, क्योंकि डाइज़ जब आप करते हैं फर्स्ट लुक तो बड़ी अच्छी आती है। अच्छी आती है, बिल्कुल अच्छी। सेकंड और थर्ड जब शैम्पू होता है, जो आपके बाल बिल्कुल ऐसे लगते हैं झाड़ू बन गए हैं। झाड़ू बन गए हैं, उनके अंदर से जान हम लोग खींच के निकाल लेते हैं, तो मैं बिल्कुल क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। थोड़ा ले लूँगी, लेकिन क्वालिटी मेरी हमेशा अच्छी होगी। मेरे कितने क्लाइंट्स चले गए कि जी हमें फलानी ब्रांड की चीज़ चाहिए, हमें इस लेवल का कट डाउन चाहिए, हमें ये वाला हेयर डाई करना है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये आपके बालों के लिए नहीं है। सूटेबल नहीं। देखिए, एशियन स्किन होती है, हमारी स्किन और है, हमारे बालों के अंदर जो मेलानिन है ना वो टोन्स निकलती हैं हमारी रेड, ऑरेंज, और ये बहुत बुरी लगती है, क्योंकि हमारे बालों में थिकनेस है। थिकनेस है बाहर की जो टोन्स हैं वो येलो टोन होती है उनके बालों के बालों अंदर। की। हमारे अंदर हम जितना भी ब्लीच कर लें, कुछ कर लें, आफ्टर ऑरेंज 1 मंथ आपके बालों से ऑरेंज टोन टोन नहीं पॉप अप होती है या रेड टोन पॉप अप होती है। तो वो ब्रांड को देख के, उनके बालों को देख के, एशियन सिन को देख के आपको अच्छा लगना है ना। आपको ये तो नहीं है कि हम फॉरेनर्स हैं, हम एशियन हैं, हमें एशियन ही लगना एशियन नहीं चाहिए, लगना। लेकिन प्यारे एशियंस लगने चाहिए। तो मैं क्वालिटी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती। मैं अपने क्लाइंट को पहले पूरी तरह, मतलब एक तरह से कंसल्टेशन होती है फर्स्ट टाइम, मैं उनके साथ पूरा कंसल्ट करती हूँ कि भई ये आपकी स्किन को सूट करने वाला है, ये नहीं करना है, ये आपके बालों के लिए अच्छा है, नहीं है। जिस तरह के अभी मार्केट में होता है ना कि इन दिनों में अगस्त जुलाई के महीने में बाल अजीब फटे-फटे होते हैं, क्योंकि ह्यूमिड वेदर है, तो उसमें लोग ज़्यादातर केराटिन, रिबॉन्डिंग, बहुत सारी चीज़ों के चीज़ों लिए को होता है ना कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा हाई होता है। हेल्प है। अभी लोग कहते हैं, "अच्छा जी, आप आपका रिबॉन्डिंग कर देंगे, आपका एक्सटेंसो कर देंगे, आपको हम ये कर देंगे, वो कर।" मैंने अभी अपने 4 से 5 क्लाइंट्स तोड़ दिए। मैंने कहा कि मैं जुलाई अगस्त में करती ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ह्यूमिड वेदर की वज़ह से वो प्रोडक्ट आपके बालों के अंदर लॉक नहीं लॉक होती। नहीं होती, वो आपका मेहनत भी ज़ाया, आपकी रेपुटेशन भी ख़राब हो खराब हो जाती है कि जाती। भई ये कैसा हमने करवा लिया। हम 20-25 हज़ार रुपया ले लें अगले बंदे से और उसको वो रिज़ल्ट्स ना मिले। वो बस एक दफ़ा ही का क्लाइंट बनेगा ना, फिर नेक्स्ट टाइम तो नहीं रिपीट नहीं होगा। रिपीट होगा, तो बिल्कुल। मैं उनको अभी, जैसे मैंने अपने 4 लोगों की अपॉइंटमेंट्स आगे की हुई है, मैंने कहा आप सितंबर मिड में आएँगे मेरे पास। उस वक़्त थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाता है वेदर में से। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मेरी लिस्ट में बिल्कुल नो है, बिग नो है। तो मैं तो नहीं करती, मुझे बाकियों का नहीं नहीं पता। पता। आज का मौजू जो है, इस पे जितनी बात की जाए इस प्रोफ़ेशन पे, उतना ही कम है। इंशाल्लाह एक और निश्चित रखेंगे रोहिना के साथ, और अपने न्यू आने वाले लोगों को, क्योंकि आए दिन इस चीज़ में कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है, तो इस पे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह अपनी नई नशिस्त में फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी, अपने प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।